हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी का वेलकम है हमारे इस नए लेक्चर में, जो कि है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एक और मैं ओवरव्यू बता देता हूँ हम करेंगे क्या इस चैप्टर में। अब देखो, इस चैप्टर में हम दो चीजें करने वाले हैं। क्या? पहले तो हम इंट्रोडक्शन करेंगे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तीन चीजें हमें जानना है। लाइन ऑफ साइट जानना है, एंगल ऑफ एलिवेशन जानना है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जानना है। और चौथी चीज हॉरिजॉन्टल लेवल हो जाती है। ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ ली है, ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ ली है, बट अब इसके यूजेस क्या होंगे? आपने पढ़ लिया होगा साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, cot थीटा उसका उल्टा, और बाकी सारे फॉर्मूले हमने कर लिया है। इससे पहले हमने प्रूव भी किया है, ठीक, हम पेपर प्रूव किया है। बट सवाल उठता है कि इसके एप्लीकेशंस क्या है। अब आपको इसको समझना पड़ेगा कि भाई रियल लाइफ में इसके यूजेस क्या है। अब आप देखोगे इस चैप्टर में कि हम ट्रिग्नोमेट्री की मदद से हम कुतुब मीनार की हाइट मेजर कर सकते हैं। हम क्या कुतुब मीनार की हाइट मेजर कर सकते हैं बिना ध्यान रखना, बिना कुतुब मीनार पे चढ़े हुए, बिना किसी बिल्डिंग पे चढ़े हुए, बिना उसकी हाइट मेजर किए हुए हम बता सकते हैं उसकी हाइट कितनी होगी, सिर्फ एंगल ऑफ एलिवेशन की मदद से, और आप उससे कितनी दूर वो चीज देख रहे हैं। ठीक है। चलो मान लेते हैं कुछ बेसिक चीजें, कुछ बेसिक चीजें मैं मान लेता हूँ। मान लो मैं यहीं पे बताता हूँ कुछ बेसिक चीजें, उसके बाद हम शुरू करते हैं। एक चीज होता है, कुछ चीज मतलब पहला हमारे पास, पहली चीज हमारे पास लाइन ऑफ साइट, ये समझनी पड़ेगी। लाइन ऑफ साइट हमारे पास क्या होती है? क्या? लाइन ऑफ साइट। दूसरी चीज हमारे पास होती है हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लेवल। ये हॉरिजॉन्टल लेवल, ये लाइन, आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको। तीसरी चीज हमारे पास आती है, तीसरी चीज हमारे पास आती है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। और लास्ट चीज आती है हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन। इन चार चीज, चार चीजें हैं, इन्हें पढ़ लो और हमारे पास खत्म हो गया। एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब वो मेंटल वाला डिप्रेशन नहीं जो हमारे पास होता है, वो इसकी बात नहीं चल रही है। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल, मैं, ये मेरे पास एक बिल्डिंग, ये मेरे पास एक बिल्डिंग है, पर आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे आप एक खड़े हो, ठीक है। अब मान लेते हैं आप, आपकी ये रही प्यारी सी आंख, और इस बिल्डिंग के टॉप को देखते हो। जैसे ही आपने टॉप को देखा, आपकी आंखों से जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो उसको मिलाने वाली लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। आपने किसी, आप मान लो किसी ऑब्जेक्ट को देख लो, किसी चीज पे फोकस कर, एग्जाम्पल मैं कैमरा फोकस कर रहा हूँ, तो एक इमेजनरी लाइन, जाहिर सी बात है सच में तो ये लाइन नहीं होती, एक इमेजनरी लाइन है जो हमारी आंखों से जिस ऑब्जेक्ट को मैं देख रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन, वो उसको मिलाने वाली लाइन, वही हमारे पास लाइन ऑफ साइट। ये हमारे पास क्या हो गया? लाइन ऑफ साइट। फॉर एग्जाम्पल दूसरी चीज होता है हॉरिजॉन्टल लेवल, मैं बताता हूँ हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होता है। हॉरिजॉन्टल लेवल भी एक इमेजनरी लाइन होता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं ये ग्राउंड है। अब कभी कभी आपको देखा होगा कि आप ग्राउंड से एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसा है, और जाहिर सी बात है आप ऐसे खड़े होकर किसी ऑब्जेक्ट को देखो तो आपकी हाइट भी आएगी। तो हम एक लाइन एज्यूम कर लेंगे, एक लाइन एज्यूम करेंगे, क्योंकि ग्राउंड तो यहाँ से शुरू नहीं होता ना, ग्राउंड तो यहाँ से शुरू होता है। तो हम एक लाइन एज्यूम कर लेंगे जो ग्राउंड के पैरेलल है। इस लाइन को हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। अच्छा, हमेशा याद रखना हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनने वाले, इन दोनों लाइनों के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है? ये थीटा बन रहा है। इस थीटा को हम बोलेंगे एंगल ऑफ, इस थीटा को हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि आपको ऊपर उठ के देखना पड़ रहा है, आप ऊपर की तरफ है ना ये, इसलिए हम बोलेंगे एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। वही मान लेते हैं आप कहीं बिल्डिंग के टॉप पे, अब आप नीचे नहीं हो, आप किसी बिल्डिंग के टॉप पर हो, यहाँ पर हो, खड़े हो आराम से बालकनी में, और नीचे एक बॉल है जिसे आप देख रहे हो, ठीक है। अब आपकी आंखों से फॉर एग्जाम्पल लेट इट बी, जाने वाली लाइन जो जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो उसको हम क्या बोलेंगे? इसको, ये तो हो जाएगी आंखों से जो लाइन जा रही है सीधे ऑब्जेक्ट के, उसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ साइट, ठीक है। और ये हमारे पास ग्राउंड है, ठीक है। अब हमेशा जो हॉरिजॉन्टल लेवल तो बनाना जरूरी है, अगर ग्राउंड नहीं है तो मान लो ये वाली लाइन जो कि ये वाली ग्राउंड है, इस ग्राउंड के पैरेलल हमारे पास ये वाली लाइन आ गई, इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हॉरिजॉन्टल लाइन, अब हॉरिजॉन्टल लाइन, एक मिनट, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में एंगल बनता है, ये रहा हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये हो गया थीटा अगर हमारे पास है, तो ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। चलो खत्म, इतना ही था हमारे पास। एक और बात, मान लो जैसे कि ये थीटा है तो जाहिर सी बात है ये भी थीटा होगा। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल है ना, ग्राउंड के पैरेलल है। अगर ये चीजें आपको तो छोटी क्लास में आपको पता ही होगी क्या,
छोटी क्लास में आपको पता ही होगी, वो ये है कि अगर मेरे पास एक लाइन ऐसे जा रही है और एक लाइन ऐसे जा रही है, दोनों पैरेलल है और इनको कोई चीज काट रही है, तो ये एंगल इक्वल होते हैं। इन्हें बोलते थे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। अंदर के अगल बगल के एंगल इक्वल होते हैं। तो ये हमारे पास था एंगल ऑफ, सॉरी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, और सिर्फ पैरेलल लाइन में ही ट्रू होता है, नहीं कोई सा भी रैंडम लाइन बना दोगे और अगल बगल के एंगल इक्वल होगा, नहीं, जब पैरेलल होगा तभी। ठीक है, बस इतनी सी चीजें थी, चैप्टर खत्म हमारे पास। अब क्वेश्चन की बारी पे आते हैं। क्वेश्चन इंट्रोडक्शन है हमारे पास, देख लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे कोई बंदा है, ये रहा, ये देख रहा है कुतुब मीनार को। तो ये इसकी आंखों से जो इसकी टॉप की लाइन को गई, मतलब टावर के टॉप को गई, जिस भी को देखा कुतुब मीनार में, कहाँ देखा, इसको देखा, इसको देखा, इसको किसको देखा, मान रहे हैं, ज्यूम कर रहे हैं, टॉप को देख रहे हैं। टॉप को देख रहा है तो आंखों से उस टॉप को मिलाने वाली लाइन को लाइन ऑफ साइट। ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि ग्राउंड से, यही ग्राउंड ग्राउंड से पैरेलल होती है, इनके बीच में बनने वाला एंगल एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। उसी प्रकार से ये रही कोई लड़की है और ये बॉल को देख रही है। ठीक है, तो इसकी आंखों से उस ऑब्जेक्ट पे जाने वाली लाइन को लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। ये हमारे पास ग्राउंड है। इस ग्राउंड की ये पहला लाइन है हॉरिजॉन्टल लेवल, जो कि अ, और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनने वाला एंगल। ये अगर थीटा है तो ये भी उतना ही होगा, थीटा। ठीक है, चलो इसी के साथ चैप्टर इतना ही था और कुछ नहीं है। अब देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, हम क्वेश्चंस कैसे करेंगे। 3-4 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन है इसमें, करो और फिर बाद में एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। एग्जाम के लिए इतना ही ना, प्रिपेयर हो जाओगे। कह रहा है टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, एक टावर वर्टिकली ग्राउंड पे स्टैंड करता है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 15 मीटर। देखो एक और बात है यार, कि आपको ना क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। अगर क्वेश्चन पढ़ के आप नहीं समझ पा रहे हो, डायग्राम नहीं बना पा रहे हो, तो ये दिक्कत है आपकी। तो इसे इंप्रूव करो अपने आप को, क्योंकि यही क्रिटिकल थिंकिंग आपकी बताती है कि आप, आपकी एनालिटिकल स्किल कितनी है, एनालिटिकल थिंकिंग कितनी है, और क्या आप क्वेश्चन को पढ़ के समझ पा रहे हो। अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो दिक्कत है, इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। बार बार क्वेश्चन को पढ़ो, कुछ इंग्लिश है फॉर एग्जाम्पल, आपको वर्ड मीनिंग नहीं पता, उस वर्ड मीनिंग को सर्च करो, उसके मतलब ढूंढो, तब यही तरीका है सही पढ़ने का। अगर मैं इसका सॉल्यूशन बता दूंगा, सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट रत्ती भर भी नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आपको ये समझ आ गया कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर आप क्वेश्चन समझ चुके हो तो वेल एंड वेरी गुड, आप क्वेश्चन कर लोगे। कोई सा भी मैथ का प्रॉब्लम हो, लाइफ में भी कोई सा भी प्रॉब्लम हो, प्रायोरिटी है कि क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आपको समझ आ रहा है तो वेल एंड वेरी गुड, नहीं तो कोई बात नहीं। फिलहाल टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे वर्टिकली स्टैंड कर, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 50 मीटर अवे। एक पॉइंट ग्राउंड से एक पॉइंट लिया गया है जो कि उसके टावर से 15 मीटर की डिस्टेंस पे है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन जो टॉप, टावर के टॉप पे को देख रहा है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तब बताओ मेरे को, बेस मुझे पता है, जाहिर सी बात वर्टिकली है तो 90 डिग्री होगा, कोई टावर ऐसे तो झुका हुआ नहीं होता, ऑब्वियस है, 90 डिग्री है। अब मेरे को ये परपेंडिकुलर पता करना है, मुझे हाइपोटेनियस दे रखा है, तो मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल ए बी सी मैं क्या कह सकता हूँ, tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। tan 60 होता है √3, √3 परपेंडिकुलर आपको दे रखा है ए बी, और बेस आपको दे रखा है 15। तो ए बी कितना आ जाएगा, 15 इधर डिवाइड है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 15 √3 हमारे पास आंसर आ गया। तो 15 √3 मीटर हमारे पास आंसर आ गया। बस इतना ही आसान था क्वेश्चन। देखा आपने, क्या टावर पे चढ़ने की जरूरत पड़ी, सिर्फ इतना पता है कि टावर से कितनी दूर खड़ा हूँ और टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे है। वहां पे ना एक इक्विपमेंट होती है, आप सोचोगे भैया एंगल मेजर कैसे करेंगे। तो मैं उदाहरण के बताऊं, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल, एक इक्विपमेंट रहता है, उस मशीन का नाम तो मेरे को अभी याद नहीं आ रहा। मान लो जैसे कि कैसे देखें, मान लो जैसे कि उस मैं ना ये रहा, उस जो पीछे ये क्या कहते हैं दरवाजा है ना, इसके टॉप को देख रहा हूँ, मान लो, और मुझे पता करना है ऐसे है कि हो गया पहले। अब मैं देखो उसके टॉप को देखूंगा, उसको मैच करूंगा टॉप को, अब देखो एंगल ऑफ एलिवेशन शायद मैच कर गया। तो लगभग हमारे पास एंगल कितना है यहाँ पे, ये एंगल 60-70 डिग्री है। ठीक है, तो एंगल इस ऐसे ही मेजर करते थे हम। एक पॉइंट हम ग्राउंड पे रखते थे और देखते थे कि उसके टॉप को मैच करते थे, आंखों से बनते थे। जैसे ही मैच हो गया मेरे को एंगल पता चल गया, एंगल पता चल गया तो बाकी चीजें हम क्या कर ही सकते हैं। ठीक है, बढ़ने की जरूरत है अगले क्वेश्चन की तरफ। An electrician has to repair an electric fault on the pole of height 5 मीटर। 5 मीटर की एक पोल है, उस पे एक इलेक्ट्रिशियन कोई फॉल्ट होता है, शॉर्ट सर्किट हो गया या कुछ भी हो गया, चिड़िया की मत कुछ भी चीज हो गई, उस फॉल्ट को रिपेयर करना है उसे, और पोल कितना है, 5 मीटर के डिस्टेंस पे है। सी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 में, सी मतलब लड़की है भाई, अच्छा हाँ हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोई भी कर सकता है। सी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप। ठीक है, तो चलो हमारे पास टॉप से 1.3 मीटर की नीचे डिस्टेंस पे है वो, मतलब बॉटम से कितना, फॉर एग्जांपल 5 में से 1.3 मैं माइनस कर दूंगा, है ना, तो मेरे को पता चल जाएगा ग्राउंड से कितना डिस्टेंस पे है।
ऊपर से कितना 1.3 मीटर मुझे पता चल गया, तो नीचे से अगर मैं पता चाहता हूँ कि टोटल बची लेंथ कितनी है, तो हमें ग्राउंड से चीजें लेनी है। 10 में से 3 गया 7, 4, 4 में से 1 गया 3, 3.7। तो मान लेते हैं यहाँ की डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है 3.7 मीटर, ठीक है। बिलो द टॉप ऑफ द फॉल टू अंडर, ठीक है। व्हाट शुड द लेंथ ऑफ द लैडर, उस लैडर की लेंथ कितनी होना चाहिए अगर उसका एंगल, और उसका ये भी रखना है व्हाट शुड बी यूज व्हेन इंक्लाइंड एट 60 डिग्री। 60 डिग्री पे अगर हम इंक्लाइन कर रहे हैं तो उसकी लेंथ लैडर की कितनी होनी चाहिए, सीढ़ी की लेंथ कितनी होनी चाहिए। वुड एनेबल है टू रीच द पोजीशन ऑल्सो, ठीक है। और हमें ये बताना है कि उस टावर से उस पोल से कितनी दूर पे है। तो दो चीजें दे रखा है क्या, पहला आपको ये दे रखा था कि एक पोल है, वर्टिकल पोल है, उस वर्टिकल पोल पे कोई उस किसी को रिपेयर करना है जो कि फॉल्ट टॉप से 1.3 मीटर, तो ऊपर से अगर मैं देखूँ तो 1.3 मीटर यहाँ पर, तो मैंने ग्राउंड से डिस्टेंस पता कर ली जो कि माइनस करके 3.7 मीटर है। उसने बोला उसको सीढ़ी को जो लगाना है उसको 60 डिग्री पे ही लगाना है। आपको ये बताना है कि सीढ़ी की लेंथ कितनी होनी चाहिए और पोल से सीढ़ी कितनी दूर होनी चाहिए। तो हम लेते हैं, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल बी डी सी, बी डी सी हम लेंगे 1060 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस 1060 होता है, और इसने बोला √3 को 1.73 लेना। पीबी इक्वल टू √3 इक्वल टू परपेंडिकुलर मुझे नहीं पता है 3.7 है, बाई बेस मुझे नहीं पता कितना होगा, तो ये हो गया डीसी। तो मेरे पास डीसी कितना हो गया 3.7 बाई √3, ठीक है। 3.7 बाई √3 डीसी। इसकी कैलकुलेशन को ही रखने देते हैं, बाद में डिवाइड वाइड करेंगे। चल हम दूसरा निकाल लेते हैं। अब बताओ मेरे को परपेंडिकुलर पता है और मेरे को हाइपोटेनियस निकालना है और एंगल पता है, तो मैं क्या लगाऊंगा साइन 60। साइन 60 किस पर होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। साइन 60 आपको होता है √3/2 इक्वल टू परपेंडिकुलर आपको दे रखा है 3.7 और हाइपोटेनियस नहीं दे रखा है, भाई आपका निकालना, ठीक है। इसको इधर भेज देता हूँ और इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो √3h इक्वल टू 3.7 इंटू 2, ठीक है। और √3 इधर डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो h इक्वल टू 3.7 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 1 का 7.4, तो 7.4 बाई √3। अब मेरे को हाइपोटेनियस, सॉरी, पता चल गया ये कितना है, लेटर की लेंथ पता चल गया कितनी है। अब इसने बोला कि √3 लेके तो सॉल्व नहीं करना, आपको वैल्यू पुट करना है, तो √3 की वैल्यू लेनी है 1.73। अब मैं डिवाइड नहीं करूंगा, इसके लिए मैं कैलकुलेटर यूज करूंगा, ठीक है। हम कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। तो मेरे पास है 3.7, इसको मैं डिवाइड करूंगा 1.73 से, तो मेरे पास आंसर आएगा 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ये साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो एग्जैक्ट आंसर देता नहीं है यार, तो हमारे पास आंसर आएगा 2.7। इसका डीसी है ना 3.7 डिवाइड बाई √3, तो आंसर आएगा 2.24। इसमें यार मैं कैलकुलेटर यूज करूंगा, इसमें हम कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ना साइंटिफिक डिवाइड करने जाऊंगा। कैलकुलेटर निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए। स्लो हो गया मेरा पीसी मेरा स्लो हो गया। हम्म, 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 चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। तो हमारे पास लगभग 2 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ आंसर यार, ठीक है। 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.02 कुछ आएगा, कुछ ऐसा आएगा आंसर, ठीक है। इसका अगर मैं 7.4 से डिवाइड करता हूँ तो इसका अप्रोक्स आंसर मैं बता देता हूँ कितना होगा। 7.4 को डिवाइड करेंगे 1.73 से, तो मेरे पास आंसर आएगा 4, हैप्पीनेस आ जाएगा 4.02 कुछ, हमारे पास ऐसा आंसर आ जाएगा सेम। तो मुझे पता चल गया कि क्या उस लेडर की लेंथ कितनी होनी चाहिए और उस लेडर को कितना दूर रखना चाहिए, ठीक है। बस इतना ही, तो इतना ही आसान है, बस आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ आ जाना चाहिए कि क्या 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 रहा है क्वेश्चन, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी, ठीक है। तो एक ऑब्जर्वर है जो कि हमारे पास जिसकी लेंथ है हमारे पास कितना है 1.5 मीटर टॉल है, जो कि चिमनी से 28.5 मीटर के डिस्टेंस पे है। किससे, एक चिमनी से 28.5 मीटर
दूर है। इसकी लेंथ कितनी है? 1.5 मीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, चलो। और हमारे पास क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप द चिमनी फ्रॉम आवर आइस, इसके आइस से इस चिमनी के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री बन रहा है। इस चिमनी की हाइट बताइए। तो हम क्या करेंगे? इस चिमनी की हाइट बता करते हैं। जाहिर सी बात है, अगर ये 2.8 28.5 मीटर है, ठीक है, तो ये भी ए वाली डिस्टेंस भी सेम होगी, 28.5 मीटर ही होगी सेम। तो मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल, क्योंकि ग्राउंड के पैरेलल है ना, हॉरिजॉन्टल, और पैरेलल मतलब बराबर ही डिस्टेंस हम ले रहे हैं, इधर उधर लड़की गई नहीं है ना, इसलिए इन ट्राइंगल हम लेंगे, इन ट्राइंगल ए डी ई। ए डी में मैं क्या कह सकता हूँ? 1045 इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई बेस। 1045 होता है 1, परपेंडिकुलर है मेरे पास ए, और बेस मेरे पास डी ई जो कि है 28.5 मीटर। 5 इधर डिवाइड हो रहा है, ए के साथ हो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए की वैल्यू कितना आ जाएगा? 28.5 इंटू 1, और वही ए हमारे पास कितना आ जाएगा फाइनली? 28.5। ठीक है, चलो, ये हमारे पास लेंथ आ गया ए। और अभी भी टावर की हाइट नहीं आई है, ये आया 28.5, 28.5। साथ में एंगल ऑफ एलिवेशन इतनी हाइट से ऊपर दिख रहा है ना, तो ये वाली हाइट तो लगभग हमने इंक्लूड ही नहीं किया, अकाउंट में नहीं लिया। तो ये कितनी थी? 1.5 थी। ठीक है, तो 28.5 में 1.5 हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 30 मीटर। तो हमारे पास टोटल हाइट ऑफ टावर हम लिखेंगे, हाइट ऑफ टावर इक्वल टू ए ई प्लस, जाहिर सी बात है ए ई प्लस ई भी, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? हाइट ऑफ टावर आ जाएगा हमारे पास 28.5 प्लस 1.5, दैट इज हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 30 मीटर। आ गया, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है? फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। कोई ग्राउंड पी है, कोई बिल्डिंग के टॉप पे जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ये 30 डिग्री है। अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ ई इज 45 डिग्री। और उस बिल्डिंग पे एक झंडा फहराया जाता है, और उसी पॉइंट पी से उस झंडे को टॉप पर जो देखा जाता है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है? 45 डिग्री हो जाता है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ इन द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी। ठीक है, बिल्डिंग बिल्डिंग की दूरी कितनी है पी से, और इसकी जो फ्लैग स्टाफ मतलब जो झंडे में हम डंडा लगाते हैं ना, ऐसे जो स्टिक होती है, उसको हम बोलते हैं फ्लैग स्टाफ। ठीक है, हमें उसकी लेंथ पता करनी है, और हम ले सकते हैं √3 की वैल्यू यहाँ पे 1.732 ले सकते हैं। तो वही पहली चीज हम करते हैं, हम लेते हैं पहले इन ट्राइंगल, क्या लेते हैं? ए बी पी लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी पी। पहला एंगल है 30 डिग्री, tan 30 इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई बेस। tan 30 कितना होता है? 1/√3 इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास दे रखा है ए बी, और बेस हमारे पास दे रखा है पी ए। अब जाहिर सी बात है 1/√3, बिल्डिंग की हाइट आपको दे रखी है, बिल्डिंग की हाइट आपको कितना दे रखा है? 10 मीटर टॉप, तो 10/3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको उधर, तो पी ए इंटू 1 इक्वल टू 10 इंटू √3। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? पी ए इक्वल टू 10√3। ये हमारे पास बिल्डिंग की हाइट हमें पता चल गई, कि बिल्डिंग की हाइट पता चल गई मुझे, सॉरी सॉरी, बिल्डिंग की हाइट नहीं, वो डिस्टेंस, पहला पार्ट हो गया कि डिस्टेंस मुझे पता चल गया। डिस्टेंस कितना है? 10√3। और बाद में करेंगे 1.732 से मल्टीप्लाई करके, पहले हम सभी फाइनल आंसर्स निकाल लेते हैं। मार्कर चेंज कर लेते हैं। अब देखो, अरे चेंज करने वाला, ठीक है। अब लेंगे इन ट्राइंगल अब हम लेंगे बड़ा वाला, पी डी ए, इन ट्राइंगल पी डी ए। मैं क्या ले सकता हूँ? 1045 इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाई बेस, ये तो होता ही है tan थीटा। 1045 डिग्री होता है 1 के बराबर, और परपेंडिकुलर है हमारे पास ए डी, और बेस है मेरे पास पी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? इधर डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पी ए इंटू 1 हो गया, और साथ में मैं ए डी को क्या लिख सकता हूँ? ए डी को डी बी प्लस ए बी लिख सकता हूँ। ये मुझे पता है 10√3, ये कितना है मुझे? 10√3। तो 10√3 इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा? डी बी
और हाइट मुझे पता है बिल्डिंग की डी भी 10 है, 10 प्लस, सॉरी सॉरी सॉरी, डी भी तो ये है ना, ये ए भी है ना, तो डी भी को डी भी रहने देते हैं, और ए भी हमारे पास दे रखा है 10। 10 इधर प्लस रहा तो जाके माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास डीबी की लेंथ कितनी आ जाएगी, डीबी की लेंथ आ जाएगी 10√3 माइनस 10। ठीक है, दोनों में से 10 कॉमन लेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा, डीबी इक्वल टू 10, और यहाँ पे जाएगा √3 माइनस 1। अब हम देख लेते हैं, डीबी इक्वल टू 10, √3 माइनस 1 कितना होगा, √3 देखा है 1.73, √3 कितना लेना है, 1.732। ठीक है, इसमें से हम 1 को माइनस करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा, 0.732। तो 10 को जब मल्टीप्लाई करें इंटू 0.732, और हमारे पास डीबी इस हिसाब से कितना आ जाएगा, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 7.32 मीटर, हमारे पास डीबी की लेंथ आ जाएगी। ये झंडे की लेंथ भी पता करनी थी, ये कितना आ गया, 7.32 मीटर आ गया। तो आपको पता है ना 10 कैसे आ गया, फॉर एग्जाम्पल उधर देखो, कोई डेसिमल में हम मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, फॉर एग्जाम्पल 0.5 इंटू 10 कर सकते हैं। अब डेसिमल एक के बाद जितने जीरो होते हैं, डेसिमल एक के बाद एक अंक बाद उतने एक अंक उतने बाद शिफ्ट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल एक जीरो था, हमारे पास आंसर आएगा ये 5। उदाहरण के लिए मैं और जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ, 0.0053 है, इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो डेसिमल क्या हो जाएगा, एक अंक बाद यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 0.053 हो जाएगा। अब इसको मैं 10 की जगह 100 से मल्टीप्लाई करता तो दो अंक बाद आगे डेसिमल चला जाता, 0 पॉइंट हमारे पास आ जाता 53। यही अगर मैं जीरो से 1000 से मल्टीप्लाई करता तो मेरे पास 3 अंक बाद, मतलब यहाँ पर 5.3 आंसर आ जाता। ठीक है, इसीलिए डेसिमल ऐसे शिफ्ट होता है। ठीक है, चलो, मतलब डेसिमल को हटाते भी ऐसे ही, 5.3 लिखा था 5/10 लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 0.0053 लिखा हुआ है, आपका डेसिमल नहीं लिखना है तो कैसे हटाओगे, 53 कितने अंक बाद कितने आप देखो कितने अंक बाद डेसिमल लगा, डेसिमल कितना अंक बाद लगा, 1 2 3 4, तो 4 अंक बाद डेसिमल लगा, तो एक बाद 1 2 3 4 जीरो लगा दो, ये फ्रैक्शन में आपने कन्वर्ट कर लिया। तो फ्रैक्शन से डेसिमल में, डेसिमल से फ्रैक्शन में आना चाहिए, बट इतना ही देखो, अगर फ्रैक्शन डेसिमल है, फ्रैक्शन लिखना है तो देखो कितने अंक बाद डेसिमल है, 1 2 3 4, 4, 53 नंबर नंबर लिखो, डेसिमल हटा दो, और कितने अंक बात है 4, तो एक बार 4 जीरो लगा दो। ठीक है बस, और मान लो इसको अगर आपको डेसिमल में लिखना है तो वही आप करो, तो कितने जीरो हैं, एक दो, एक के बाद कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, 4 है, तो 4 अंक बाद डेसिमल लगा दो। 53 लिखा है, अब बोलोगे भैया 4 अंक तो है नहीं, दो ही अंक यहाँ पे, तो कोई नहीं, दो तो जीरो तो हम लगा ही सकते हैं, जीरो लगा दो। ठीक है बस, और ये सिर्फ तभी हो सकता है जब यहाँ पे हमारे पास 100 हो, 100 हो, तभी हटा सकते हैं, यानी कुछ भी दूसरा नंबर लिखा आप लिख दो वहाँ पे। फिलहाल शैडो, यहाँ पे अच्छे से विजुअल था, अरे मैं वही गड़बड़ कर देता हूँ ना, यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से विजुअल नहीं होगा, है ना, अच्छे से विजुअल नहीं होगा, खैर छोड़ो, यहाँ चीज़ जो मैंने बताई भाई, एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ, ध्यान देना चाहिए। डेसिमल के साथ देखो, उदाहरण के लिए ना, अगर मान लो आपको कोई चीज डेसिमल है 0.5 और इसको फ्रैक्शन में लिखना है तो कैसे लिखोगे, कितने अंक बाद डेसिमल है, 5, और एक ही अंक बाद डेसिमल है, डेसिमल हटा दो और एक के बाद उतने जीरो लगा दो। फॉर एग्जाम्पल 0.53 है, दो अंक बाद डेसिमल है, क्या करना है, डेसिमल हटा दो और एक के बाद दो जीरो लगा दो। 0.726 है, कितने अंक बाद डेसिमल है, 3, तो डेसिमल हटा दो और 3 अंक बाद डेसिमल था, एक के बाद 3 जीरो लगा दो। 53.7625 है, कितने अंक बाद डेसिमल है, 1 2 3 4, 4 अंक बाद डेसिमल लगा, तो ऊपर से डेसिमल हटा दो और नीचे एक के बाद 4 जीरो लगा दो। ये कॉन्सेप्ट बस। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer when sun's altitude is 30 degree, sun's altitude is 30 degree when it is 60 degree, find the height of the tower। मैं बताते हैं क्या क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है आपसे। क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, मान लो कोई ग्राउंड है, the shadow of the tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer when sun's altitude is 30 degree। सन का altitude जो है हमारे पास, ये गया सन, ये हमारे पास 30 डिग्री है, and the sun's when it is 60 डिग्री, और बाद में 60 डिग्री एंगल मैं बता समझाता हूँ, अभी रुक जाओ। ठीक है, ये 60 डिग्री है हमारे पास, ये कितना है, 60 डिग्री है, और ये मेरे पास 30 डिग्री। तो आपसे वो क्या कह रहा है, पॉइंट नाम देते हैं ए बी सी
डी नाम देते हैं। ये कह रहा है कि जो हमारे पास जो सन के शैडो बन रही है इस एक टावर की, वो जब 30 डिग्री पे थी तो वो 40 ज्यादा थी जब वो 60। मान लो यहाँ पर हमारे पास कुछ बन रहा होगा, लेट इट भी हमारे पास ये एक्स बन रहा होगा, तो ये कितना होगा यहाँ पर, ये हमारे पास, तो यहाँ पे जो टोटल शैडो बन रही है वो कितनी होगी, वो होगी 40 + एक्स। ठीक है, 40 मतलब ये अगर एक्स है तो ये 40 हो गया, है ना, और टोटल कितना होगा 40 + एक्स। समझ आए, फिर से देखो, फिर से देखो। द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर, 40 मीटर ज्यादा है, व्हेन सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, जब सन की एल्टीट्यूड 30 डिग्री है, उससे जब वो 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री से जो भी शैडो की लेंथ बन रही है, लेटेड भी शैडो की लेंथ ये बन रही है, तो जब 30 डिग्री बन रही थी उससे 40 ज्यादा थी, तो अगर ये एक्स थी तो ये कितनी हो जाएगी 40 + एक्स, मतलब शैडो जाहिर सी बात यहाँ से मेजर करेंगे, यहाँ थोड़ी मेजर करेंगे, इसलिए यहाँ पे 40 + एक्स। दूसरे शब्दों में ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, है ना, दोनों को मिला के 40 + एक्स। चलो अब हमें करना है, क्वेश्चन को करते हैं। इन ट्राइंगल हम क्या लेते हैं, छोटा वाला ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ई डी एन डी डी इन ट्राइंगल डी बी सी, डी बी सी में लिख सकता हूँ 10 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। 10 60 कितना होता है, √3 होता है। परपेंडिकुलर कितना है मुझे, डी सी मुझे नहीं पता है, बेस मुझे पता है एक्स है, बी सी एक्स है। ठीक है, मेरे पास डी सी कितना आ गया, डी सी इक्वल टू x√3, ये मेरे पास आ गया। चलो अब हम दूसरा ले लेते हैं। इन ट्राइंगल अब बड़ा वाला लेते हैं, ए डी सी। ए डी सी ट्राइंगल में क्या लेता हूँ, tan 30 डिग्री इक्वल टू, भाई परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है, tan 30 होता है 1/√3। परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास मुझे नहीं पता, डी सी, और बेस मुझे कितना है पता है, ए सी है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, यहाँ से लिख सकता हूँ 1/√3 इक्वल टू डी सी, और ए सी कितना है ए बी प्लस एक्स, और ए बी आपको 40 दे ही रखा है, तो 1/√3 इक्वल टू डी सी डिवाइडेड बाई, ए बी दे रखा है 40 प्लस एक्स, ये दोनों इधर डिवाइड हो रहे हैं, डी सी के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 40 प्लस एक्स एक बाई √3 इक्वल टू डी सी। अब इसे इक्वेशन फर्स्ट में मेजर कर लो, इसी इक्वेशन सेकंड मेजर कर लो, दोनों को इक्वेट करके मैं ये तो कह सकता हूँ कि दोनों बराबर होगा। अगर ये डीसी है, ये डीसी है, तो ये वाली चीज और ये वाली चीज जाहिर सी बात है बराबर होगी, तो मैं लिख सकता हूँ 40 प्लस, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लिख सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मैं क्या कर सकता हूँ, 40 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई √3 इक्वल टू x√3। अब √3 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके बाद मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ 40 प्लस एक्स इक्वल टू x√3 इंटू √3, 40 प्लस एक्स इक्वल टू √3 इंटू √3 3 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x, है ना। देखो √5 इंटू √5 अगर सेम चीज हो तो 5 होता है, मैंने ये बता रखा है आपको, मैंने कई बार बता रखा है। ठीक है, √7 इंटू √7 कितना होता है, 7 होता है, मैंने बता रखा है क्यों होता है, इधर देखो, रूट का मतलब जनरली होता है ना, रूट का मतलब होता है उस चीज की पावर 1/2 है, उस चीज की पावर कितनी है 1/2 है, मतलब 7 की पावर 1/2 इंटू 7 की पावर 1/2 क्या होना चाहिए। अब देखो इस वाली चीज को बोलते हैं बेस, इस वाली चीज को बोलते हैं पावर। अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो, पावर ऐड होता था, 7 की पावर 1/2 प्लस 1/2, और पूरी दुनिया को पता है 7 की पावर 1/2 1 होता है, और 7 की पावर 1 7 ही होता है। दूसरे शब्दों में देख लो, √5 है, इसका मतलब क्या हुआ 5 की पावर 1/2, 5 दो बार, √5 इंटू √5 का मतलब 5 की पावर 1/2 इंटू 1/2, दो बार, कोई भी चीज दो बार मल्टीप्लाई होता है तो स्क्वायर लिखते हैं उसमें, है ना, 5 इंटू 5 5 का स्क्वायर, √5 इंटू √5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, √5 मतलब 5 की पावर 1/2, एक पावर बाहर एक पावर अंदर हो तो पावर मल्टीप्लाई होता है, 5 की पावर, मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 1/2 इंटू 2, 2 कट गया, 5 की पावर 1, तो आंसर कितना है 5 है। तो वैसे ही उसी प्रकार से मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, ये आया हमारे पास, एक्स इधर प्लस रहा तो जाके माइनस हो जाएगा, 40 इक्वल टू 3x माइनस एक्स, हमारे पास आ जाएगा
40 इक्वल टू 2x, और ये कट के हमारे पास कितना आएगा 20। तो हमारे पास x कितना आ गया, x मेरे पास आ गया 20 मीटर। मेरे पास ये डिस्टेंस पता चलिए कि ये कितना है, ये कितना है, x 20 मीटर है। निकालना क्या था, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें इस टावर की हाइट निकालनी है, कि हमें इस टावर की हाइट निकालनी है, ठीक है। तो टावर की हाइट तो अभी निकली नहीं है, मैं यहीं पे से इस कॉन्सेप्ट को इरेज करके मैं हाइट निकालता हूँ टावर की कितनी है। फिर से यूज करते हैं डी, डी था नहीं, हाँ, डी सी इक्वल टू कितना था हमारे पास, 1060 किया था ना, हाँ, डी सी इक्वल टू x√3 था। तो हमारे पास डी सी, ये टावर की हाइट मेरे पास कितनी आ जाएगी, x√3, x से 20 इंटू √3। तो आंसर टावर की हाइट कितना है मेरे पास, टावर की हाइट कितनी है मेरे पास, डी सी इक्वल टू 20 √3। अब यहाँ तो उसने बोला नहीं कि √3 को कुछ लेना है या नहीं लेना, तो हम यहीं पे छोड़ देंगे क्वेश्चन को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। चलो ये क्वेश्चन थोड़ा सही था। एक हमारे पास बिल्डिंग है, फिर से बनाते हैं बिल्डिंग को, बिल्डिंग टूट गई हमारी, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, एक बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग है। हम्म, बन क्यों नहीं गई, रुक जाओ, ऑटो शेप, ठीक है। ये हमारे पास है, मान लेते हैं इसका हॉरिजॉन्टल लेवल ये रहा सेम। फ्रॉम द टॉप, हाँ, अब देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, द टॉप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। मतलब इससे इस बिल्डिंग के टॉप को ऑब्जर्व किया जाता है, और इसके इस 8 बिल्डिंग के बॉटम को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। यहाँ थोड़ा सही सुना था कुछ, ठीक है चलो, बढ़िया बनाता हूँ, ठीक है चलो, ये बन गया। अब मेरे पास क्या है कि एक तो हॉरिजॉन्टल लेवल होना जरूरी था, तो मैं एक हॉरिजॉन्टल लेवल बना लेता हूँ जो ग्राउंड के पैरेलल होता है, ये ग्राउंड के पैरेलल। तो यहाँ से इस बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री। और ये चीज, हम्म, और ये एंगल जो है ये है मेरे पास 45 डिग्री। आपको पता करना है रिस्पेक्टली फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट हमें पता करनी है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, और दो बिल्डिंग्स आपस में कितने डिस्टेंस पे, हमें ये पता करना है। पॉइंट्स के नाम देते हैं ताकि अच्छे से समझ आए, ए, बी, इसे सी, और इसे डी देते हैं नाम, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं, हम लिखते हैं, अब मुझे पता है कि ये 8 मीटर, मुझे पता है ये 8 मीटर। हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ए डी बी, ट्राइंगल ए डी बी मैं लिख सकता हूँ। अच्छा, जाहिर सी बात है, ये 1045 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 1045 ही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये देखो ना, ये पैरेलल है, और एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो इसे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये कितना होने वाला है, 45 डिग्री होने वाला है, ठीक। उसी प्रकार से मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लूंगा, ठीक है। तो अगर ये 30 डिग्री है ग्राउंड के पैरेलल, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेवल का ग्राउंड का पैरेलल, हॉरिजॉन्टल लेवल का ग्राउंड के साथ पैरेलल होना जरूरी था, तो वही है, तो ये 30 डिग्री आ गया, ठीक है। अब करते हैं इस क्वेश्चन को, इन ट्राइंगल ए डी बी, ट्राइंगल ए डी बी जो है इसमें मैं लिख सकता हूँ 1060 डिग्री, सॉरी 1045 है ना, 1045 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, 1045, 1045 होता है 1 के बराबर, ठीक है। और परपेंडिकुलर है हमारे पास ए बी, और बेस है मेरे पास डी बी, ठीक है।
तो यहाँ से मेरे पास आ गया जो ए बी है वो किसके बराबर आ गया, डी बी के बराबर आ गया। चलो इतनी रहने देते हैं बात। अब दूसरा मार्कर ले लेते हैं और इक्वेशन 2 बनाते हैं। इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल में लेते हैं, इन ट्राइंगल ए, और यहाँ पे भी एक पॉइंट मार्क की जरूरत है जिसे ई नाम देते हैं। इन ट्राइंगल ए सी ई, ए सी ई में मैं लिख सकता हूँ tan 30 डिग्री इक्वल टू वही परपेंडिकुलर बाई बेस। इसका मतलब tan 30 किसके बराबर है, ए ई परपेंडिकुलर और बेस सी ई के बराबर है। tan 30 होता है 1/√3 के बराबर। तो ए ई कितना है हमारे पास, ए ई मुझे नहीं पता है कितना है, ए ई मुझे नहीं पता है कितना है, डिवाइडेड बाई मेरे पास कितना आ गया, बेस, जो कि बेस मेरे पास कितना है, बेस है मेरे पास सीई। सीई और डीबी सेम ही होंगे तो मैं इसको यहाँ सीई सीई तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे। मेरे पास सीई डीबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए ई रूट थ्री। तो मेरे पास सीई की वैल्यू आ गई ये। अब कुछ अपना काम करना शुरू करते हैं। देखो जो मेरे पास ए बी है, ए बी है वो किसके बराबर होगा, ए बी जो है वो किसके बराबर होगा, जाहिर सी बात है ए बी किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा आपका ए ई प्लस ई बी। ठीक है, और ई बी अगर हम देखें तो ये पैरेलल, ये 8 मीटर है तो ये भी 8 मीटर ही होगा। तो ए बी दूसरे शब्दों में किसके बराबर है, ए ई प्लस ई बी जो कि है 8 मीटर। ठीक है, तो अब बाकी क्वेश्चंस को करते हैं। तो हमारे पास ये पता चल गया, हमारे पास ए इक्वेशन से हमने डिफाइन कर लिया। अब मैं यहाँ पे ए बी लिखने की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी लिखने की जगह मैं इस चीज को लिख सकता हूँ ए ई प्लस 8 मीटर। तो मेरे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे लिख देता हूँ ए ई प्लस 8 इक्वल टू डी बी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास ए बी है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एक काम करता हूँ, ए की वैल्यू निकालता हूँ। नहीं नहीं, इसको यहाँ से इसे इक्वेशन फर्स्ट मान देते हैं, इसे इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास। अच्छा सीई जो है मेरे पास, सीई डीबी के बराबर हो, क्योंकि ये सी है, जितना ये उतना ये भी, वो पैरेलल लिया हमने। मेरे पास यहाँ पे से आ जाएगा, इससे मैं लिख सकता हूँ डीबी इक्वल टू ए ई रूट थ्री, ये लिख सकता हूँ। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को मैं इक्वेट करके मैं बता सकता हूँ, लिख सकता हूँ फ्रॉम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से मैं कह सकता हूँ कि ए ई प्लस 8 बराबर हो जाएगा ए ई रूट थ्री। अब ए इधर प्लस हो रहा था, जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ लिख सकता हूँ 8 इक्वल टू ए ई रूट थ्री माइनस ए ई। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, मैं लिख सकता हूँ ए ई मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, रूट थ्री माइनस वन इक्वल टू 8। ए की क्या वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी, ए रूट थ्री माइनस वन इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई रूट थ्री माइनस वन हो गया। अब जाहिर सी बात है हम ऐसा नहीं लिखते थे, हम क्या करते थे, हम रेशनलाइज करते थे। रेशनलाइज कैसे करते थे, ऊपर नीचे, रेशनलाइज पता है ना कैसे करते हैं, बीच वाले का साइन कर दो और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, रूट थ्री प्लस वन डिवाइड बाई रूट थ्री प्लस वन, ये हम कर लेते थे। तो अब ये मेरे पास क्या हुआ, ये ए प्लस बी है माइनस बी जैसी चीज है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी माइनस बी जैसी चीज है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए ई इक्वल टू, ये तो सेम ही रहेगा, रूट थ्री प्लस वन, और इसको मैं लिख सकता हूँ रूट थ्री का स्क्वायर थ्री होगा और माइनस वन का स्क्वायर ये होगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए ई इक्वल टू 8 रूट थ्री प्लस वन, और नीचे 3 माइनस वन का स्क्वायर वन ही होगा यार, 2। तो 2 वन टू 2 4 जाए, तो हमारे पास ई की फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 रूट थ्री प्लस वन, ये गया। ठीक है, क्लियर है, क्वेश्चंस भी हमारे पास हो गए। कुछ नहीं, अब थोड़ा मैनुपेशन, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, ट्रिकी नहीं था यार, आप पहली बार कर रहे हो इस क्वेश्चन को, तो दो तीन चीज आपको निकलने के बाद ही समझ आ जाएगी कि कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे बिल्डिंग में क्या दे रखा है भाई, ये छोटी बिल्डिंग की हाइट दे रखा है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है, एंगल और बॉटम का डिप्रेशन दे रखा है एंगल वाला। तो बिल्डिंग की हाइट आपसे पूछिए, तो अभी भी हमारे पास बिल्डिंग की हाइट कहाँ है, ये बिल्डिंग की हाइट नहीं है ना, ये ही निकला है ना। तो इस हाइट ऑफ बिल्डिंग हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, मल्टी
बिल्डिंग क्या आ जाएगा? एई क्या था? क्या होगा? एई प्लस ईबी, ए प्लस ईबी। जाहिर सी बात है ये 4√3 + 1 है। और कितना था? जितना ये उतना ही है, +8। ठीक है, तो एक बार एक काम करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर और इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आएगा 4√3 + 4 + 8। 4 और 8 कितना होगा? 12 होगा। तो 4√3, यहाँ 4√3 + 12, और यहाँ से फिर हम आ, हाँ 4 कॉमन ले लेंगे। 4 कॉमन लेंगे तो √3 + 12 हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा 3। तो √3 + 3, ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा, 4√3 + 3। तो बीच में नहीं छोड़ देना, आपको काफी सारी चीजें देखनी पड़ेगी। लास्ट क्वेश्चन। यार अभी हमने इस क्वेश्चन को कर ही लिया है, तो आप देख रहे हो कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करने हैं। एप्लीकेशंस की बात आती है, आपको कुछ मेजर करने की जरूरत नहीं है, पेन और पेपर पे हम पता कर पा रहे हैं कि कितना उसकी हाइट होगी। ठीक है, फिलहाल आप इसने बोला फ्रॉम अ ब्रिज, ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर। ठीक है, रिवर के अक्रॉस एक ब्रिज है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। बैंक्स मतलब होता है ना, रिवर के जो किनारा होता है उसको बैंक्स बोलते हैं। ब्रिज के किसी पॉइंट से मैं इसको देख रहा हूँ, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन एक कोने पे और दूसरे कोने पे 30 डिग्री और 45 डिग्री है रिस्पेक्टिवली। इफ द ब्रिज की जो हाइट है अगर 3 मीटर है, तो मैं इसकी चौड़ाई पता करनी है, ये कितना हो। जाहिर सी बात है, एडी और डीबी को ऐड कर देंगे तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, हम ले लेते हैं पहले पी ए डी, इन ट्राइंगल पी ए डी। पी ए डी ट्राइंगल में क्या होगा? अब जाहिर सी बात है, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दूसरा मार्कर ले लूँ क्या? हाँ, नहीं, ये कितना होगा? 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो क्या होगा? tan 30 कितना होगा? परपेंडिकुलर बाई बेस। tan 30 होता है 1/√3। 1/√3 परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास? पी डी बाई ए डी। ए डी तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ। ए डी इंटू 1 इक्वल टू √3। पी डी की वैल्यू आपको दे रखा है कि जो हाइट है वो 3 है। ए डी की वैल्यू आ गई मेरे पास क्या? 3√3। ये वैल्यू आ गई। हम लेंगे हम दूसरा चेंज कर लेते हैं, इन ट्राइंगल पी डी बी। इसमें हम बात करें तो अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। तो tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। इसका मतलब क्या है? tan 45 1 इक्वल टू परपेंडिकुलर आपको दे रखा है पी डी 1, और डी बी हमें नहीं पता है। एक मिनट, परपेंडिकुलर आपको दे रखा है 3 ना, और डी बी आपको नहीं पता है। तो इस इधर जाके क्या हो जाएगा? अरे यार, ये डी तो मेरे से कभी बनता ही नहीं। डी बी इंटू 1 इक्वल टू 3, तो मेरे पास डी बी की वैल्यू आ गई 3। अब हमसे ये पूछा इसने कि इसकी हाइट कितनी होगी, इसकी हाइट कितनी होगी, बिल्डिंग सॉरी नदी की ब्रीथ कितनी होगी। तो जाहिर सी बात है, लेंथ ऑफ रिवर, लेंथ ऑफ रिवर, रिवर किसके बराबर हो जाएगा? ए डी प्लस डी बी के बराबर हो जाएगा। ए डी है 3√3 + 3, 3 दोनों में से कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3√3 + 1। तो ये हमारे पास लेंथ ऑफ रिवर आ जाएगा। इसी के साथ बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ब्यूटीफुल सा चैप्टर खत्म होता है। एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन में इसलिए करवाता हूँ ना, क्योंकि अक्सर एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, पेपर्स में आ जाते हैं, टेस्ट में आते हैं, एक और इंपॉर्टेंस भी रहते हैं। और कुछ क्वेश्चन ही प्रैक्टिस हो गए इंट्रोडक्शन वीडियो के साथ साथ। आपने कॉन्सेप्ट सीखा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, आपने एंगल ऑफ एलिवेशन सीखा, लाइन ऑफ साइट सीखा, हॉरिजॉन्टल लेवल देखा, डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन देखा, काफी सारी चीजें आपने देखी। ठीक है, तो बस आज के लेक्चर में इतना ही यार। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियोस में। बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे। लाइक्स करें, कमेंट्स जरूर करें, और बताएं कैसा डाउट आ रहा है, कैसा नहीं है, चीज सारी चीजें समझ आ रही है वो भी बताओ कि भाई ये लेक्चर बढ़िया है। ठीक है।